जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ के ऊपर 1567-68 में और चित्तौड़ का तीसरा साका होना था, तब अकबर को पता चला कि उदय सिंह जी तो किले में है ही नहीं और किले की रक्षा का भार मेड़ता के जयमल जी को सौंपकर उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ियों में चले गए हैं। ये पता चलने के बाद में जो क्योंकि वो जो जयमल जी थे उनका मेड़ता इस अकबर ने पहले ही छीन रखा था, तो उसने सोचा कि मैं इस मेड़ता को वापस जयमल को दे देता हूँ तो ये चित्तौड़ का किला मेरे को सौंप देगा। तो उसने संदेश भिजवाया जयमल जी के पास कि भाई आप का जो मेड़ता है वो मैं आपको वापस लौटा देता हूँ और ये चित्रकूट दुर्ग है वो हमारे को आप दे दो। तब जयमल जी का जो रिप्लाई है, जब जयमल जी का जो उत्तर है वो इस दोहे में है कि है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किम आन। है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किम आन। कूचा जूँ चित्रकूट री कूचा जूँ चित्रकूट री दीदी मोही दीवान। कि भाई ये जो अभी किला है चित्रकूट का, चित्तौड़गढ़ का, ये मेरा है, मैं इसका धनी हूँ और इस पे दुश्मन तो किसी भी प्रकार से नहीं आक्रमण कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। कूचा जूँ चित्रकूट री, और जो इस दुर्ग की जो चाबियां हैं वो दीदी मोही दीवान, मेरे को दीवान ने दी है। दीवान जो मेवाड़ के शासक होते थे उनको दीवान कहते थे और मेवाड़ के जो राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं। तो जयमल जी ने कहा कि मेरे को इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के दीवान उदय सिंह जी ने चाबियां दी हैं, तो मैं तुमको ये चाबियां नहीं दूंगा, अभी इस गढ़ का धनी मैं हूँ। ये कहने के बाद में उसने अकबर ने और ऑफर दिया कि भाई मेड़ता तो मैं तेरे को तेरा जो है राज्य वो वापस लौटा ही दूंगा और उसके साथ में तेरे को नागौर भी दे दूंगा, तो नागौर भी तेरे को वापस प्रदान कर दूंगा। तो जयमल जी फिर वापस रिप्लाई देते हैं कि भाई भूख न मेठे मेड़ तोड़ ना मेठे चित्तौड़। भूख न मेठे मेड़ तोड़ ना मेठे चित्तौड़, सॉरी, भूख न मेठे मेड़ तोड़ ना मेठे नागौर, या रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिठे चित्तौड़। कहने तो ये जो भूख है वो मेवाड़ मेड़ता मेट सकता है, न नागौर मेट सकता है, या रजवट भूख अनोखड़ी जो मिरिया मिठे चित्तौड़, ये मेरे मरने के बाद ही इस चित्तौड़ के किले पे तू अधिकार कर सकता है। अर्थात मेड़ता और नागौर देने से तो चित्तौड़ के किले पर अधिकार नहीं कर सकता है। मेड़ता के राजा जयमल को गोली कैसे लगती है? तो जयमल जी चित्तौड़ के दुर्ग को की क्षतिग्रस्त दीवार की रात में मरम्मत करवा रहे थे, तो अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल जी को घायल कर दिया था। अकबर दिन में युद्ध करता और दीवार तोड़ता और रात को जयमल जी उस दीवार की वापस मरम्मत करते। सुबह जब अकबर जाके देखता तो वो वापस दीवार बनी हुई मिलती और वो कहता है कि रातों रात कौन बनाता है, इसका ध्यान रखें। तो फिर एक बार जब ध्यान रखता है तो जयमल जी दीवार के पास खड़े होकर दीवार बनवा रहे थे, तब उस अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल जी को घायल कर दिया। जौहर किनके नेतृत्व, जो 1567-68 में जो जौहर हुआ था वो किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये फतेह सिंह जी, जो कि पत्ता कहते हैं इनको, फतेह सिंह जी पत्ता चुंडावत की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में
हुआ। ये जयमल और पत्ता, जो ये पत्ता है उनका नाम फतेह सिंह जी हैं। फतेह सिंह जी चुंडावत, इनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 1567-68 का तीसरे साके का जौहर हुआ था। जौहर का अर्थ है कि जो दुर्ग में स्थित महिलाएं हैं वो आग में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। केसरिया किन किन के नेतृत्व में हुआ? तो 1567-68 का जो साका तीसरा हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, उसमें केसरिया अर्थात जो पुरुष होते हैं वो दुश्मनों से लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं और उनको अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। और केसरिया और जौहर दोनों मिलाकर ही साका कहलाता है और ये चित्तौड़ का तीसरा साका था जो 1567-68 में हुआ था। उसमें केसरिया का नेतृत्व किया था फतेह सिंह जी चुंडावत अर्थात पत्ता ने, और वह जयमल और पत्ता दोनों ने केसरिया का नेतृत्व किया था। और इन पत्ता की जो फतेह सिंह जी हैं उनकी पत्नी फूल कंवर ने जौहर का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध किया था। तो जयमल के युद्ध में घायल हो जाने पर कल्लाजी राठौड़ ने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों का देवता कहते हैं। जो जयमल जी हैं जो दीवार की वापस रात को मरम्मत करवाते थे, अकबर ने देख लिया और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से इनके पैर पे गोली चलाई और ये घायल हो गए। और घायल होने के बाद में जब दूसरे दिन केसरिया हुआ तो केसरिया में सब वीर युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब इन्होंने जयमल जी ने कहा कि आपका कैसा भाग्य है अच्छा जो कि आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो, और मेरा कैसा बुरा भाग्य है जो मेरे घायल हो गया हूँ और युद्ध करने नहीं जा पा रहा हूँ। तब इन कल्लाजी राठौड़ ने उन जयमल जी को अपने कंधे पे बिठाया और फिर चारों हाथों से 2 हाथ जयमल जी के और 2 हाथ कल्लाजी के, 4 हाथों से एक साथ युद्ध किया और इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों के देवता के रूप में जाना जाता है। नाना गीगा गीगली जामन कामण गेह, नाना गीगा गीगली जामन कामण गेह, बड़ बाल्या निज हाथ सूं, बड़ बाल्या निज हाथ सूं कर तब ऊंचो नेह। नाना गीगा गीगली यानी कि छोटे छोटे, गीगा गीगली अर्थात छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ, नाना गीगा गीगली यानी छोटी लड़के और लड़कियाँ, जामन यानी माँ, कामणी यानी पत्नी, गेह यानी घर, भड़ बाल्या योद्धा ने बाल दिए, निज हाथ से अपने हाथों से, कर तब ऊंचो नेह, और नेह अर्थात प्रेम, प्रेम से ऊंचा कर्तव्य को बताया है, अपने देश के प्रति सेवा को, अपने देश के प्रति समर्पण भाव को ऊंचा बताया, अपने देश के प्रति कर्तव्य को, योद्धा के कर्तव्य को ऊंचा बताया है, अपने परिवार के प्रति प्रेम से भी। पत्ता और चुंडावत की छतरी कहाँ बनी हुई है? पत्ता और चुंडावत की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो रामपोल के पास में पत्ता और चुंडावत जी की छतरी बनी हुई है। जयमल जी और कल्ला जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? जयमल जी की और कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई हैं? तो हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच में। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में है कि जयमल जी और कल्ला जी की छतरी हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में बनी हुई है। 1567-68 के युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह जी 1567-68 के युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह जी अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो गोगुंदा में बनाते हैं, और महाराणा उदय सिंह जी की छतरी भी गोगुंदा में ही स्थित हैं। 1567-68 के युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह जी अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो 1567-68 के युद्ध के बाद जो कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा था, उसके बाद उदय सिंह जी अपनी राजधानी गोगुंदा में बनाते हैं और महाराणा उदय सिंह जी की छतरी भी गोगुंदा में स्थित
हैं उनकी जो छतरी है वो भी गोगुंदा में स्थित है। धन्यवाद।